हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। अब हम इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर्स की सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम 5 से 6 सैम्पल पेपर्स को करेंगे और इसमें मैं सीधा आपको आंसर्स बताऊंगा, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स को समझ सकें और एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, अगर कोई भी पर्टिकुलर डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो खंड आ है आपका समष्टि अर्थशास्त्र, सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्राथमिक तथा द्वितीय जमाएं दोनों ही मांग जमाएं हैं। दूसरा कथन आता है आपके पास, प्राथमिक तथा द्वितीय जमाएं दोनों को ही आवश्यकता पड़ने पर चेक लिखकर निकलवाया जा सकता है। तो दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, दोनों ही सत्य हैं, इन दोनों को चेक लिखकर निकलवाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके पास, एक सरल रेखीय सी रेखा का अर्थ कि उपभोग फलन डैश होगा। उसका उपभोग फलन क्या होगा? तो रेखीय होगा। ऐसा होगा, उसका उपभोग फलन रेखीय होगा। ठीक है, अब प्रश्न 3 आता है हमारे पास, उल्लेख कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है। सेवानिवृत्त पेंशन एक विलंबित मजदूरी जैसी होती है। तो हाँ, बिल्कुल सेवानिवृत्त मजदूरी कैसी होती है? एक विलंबित मजदूरी जैसी होती है पेंशन आपकी। तो सत्य कथन है बिल्कुल आपका ये। ठीक है, फिर चलना है आपको कथन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है हमें। समग्र मांग कभी शून्य नहीं होती है, भले ही जब आय शून्य हो। मतलब क्या है? जब आपके खर्चे कभी भी शून्य नहीं हो सकते, बेशक आपकी एक बार को आय शून्य हो सकती है। ठीक है, जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ व्यय तो आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? कथन ए और कथन दोनों सत्य हैं। ठीक है, फिर आता है अधिमांग से क्या अभिप्राय? अधिमांग क्या होता है? अधिमांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के अनुरूप समग्र पूर्ति से अधिक होती है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या समझना पड़ेगा? मांग अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा और पूर्ण रोजगार स्तर को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसी के अनुरूप होती है। ठीक है, एक और प्रश्न आता है हमारे पास, घरेलू करेंसी का डैश विनिमय दर में वृद्धि की स्थिति है। इसमें क्या होता है? आपका मूल्य ह्रास हो जाता है, यानी कमी आती है, मूल्य ह्रास होता है। फिर आता है आपके पास, मूल्य वृद्धि इज इक्वल्स टू उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय। तो ये क्या है? सत्य है। ठीक है, ये एक तरीके से फॉर्मूला बिल्कुल सत्य बैठता है आपका। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो किसी इंडिविजुअल को ऊपर लगाया जाता है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है और उसका जो भार होता है वही उठाता है। तो प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका अंतिम भार उस व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिस पर कानूनी तौर पर लगाया जाता है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, एक पक्षीय हस्तांतरण क्या होते हैं, या एक पक्षीय हस्तांतरण क्या है? तो इससे पता लगता है ये एक तरफा भुगतान को बताता है। किस चीज़ को बताता है? एक तरफा भुगतान को ये आपको बताता है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास, उल्लेख कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है। आपको ये बताना ही सत्य है असत्य है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा भी देते हुए बताना है हमें। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों, आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करता है, जैसे मुद्रास्फीति की समस्या अथवा बेरोजगारी की समस्या, दोनों के ऊपर ये काम करता है। तो सत्य कथन है आपका, कैसा? एकदम सत्य, ट्रू है बिल्कुल ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए कारण आर है। ठीक है, पहला आता है, नोट तथा सिक्के सरकार के आदेशों से चलती हैं। नोट तथा सिक्के वैध मुद्रा हैं। ठीक है, ये बिल्कुल, ये भी सही है और ये भी सही है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? कथन ए और कथन आर दोनों ही सत्य हैं और दिया गया कारण आर भी सही है। तो दोनों के दोनों चीजें आपकी सही हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है तरणशील विनिमय दर क्या है? तो क्या होता है तरणशील विनिमय दर? यानी कि आसानी से जो लोन मिल जाता है उसको आप तरणशील विनिमय दर की संज्ञा देते हैं। तरणशील लचीली विनिमय दर से अभिप्राय नम यानी लोचशील विनिमय दर से है, जो विदेशी मुद्रा में बाजार में देश की विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति को निर्धारित करता है। दोबारा रीड कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। जो विदेशी मुद्रा बाजार में किसी देश की विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है उसको आप तरणशील विनिमय दर कहते हो। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, बहुत आसान प्रश्न है। निम्नलिखित आंकड़ों को एनडीपीएफसी का परिकलन बताना है। आपको एनडीपीएफसी निकालना है इसमें से। ठीक है, ठीक है, एनडीपीएफसी, इसके ऊपर फोकस करो यहाँ पर। एनडीपीएफसी और कुछ आंकड़े यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, जैसे घरेलू बाजार में निजी अंतिम उपभोग 400 दे रखा है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण 100 दे रखा है, स्टॉक में परिवर्तन 20 दे रखा है, निवेशी परिवार द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष कर 50 दे रखा है। इस तरीके से कुछ आपको आंकड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं।
तो आपको क्या करना है, सरकारी अंतर उपभोग व्यय निकालना है। इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी पे जाएंगे आप, जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी पे जाएंगे, फिर देख लो क्या मिलता है आपको 480 है, इसमें 60 आपको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपको यहाँ पर 400 करोड़ निकल के आ जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे आपको 60, 480 में से पहले 60 को माइनस करना पड़ेगा, फिर 20 को, ठीक है, तो कितना हो गया 60 70 80, तो कितना बच गया 400 करोड़ आपके पास आ गया। तो क्या निकालना था आपको, जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी पर जाना था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास केंद्रीय और वाणिज्यिक बैंक में क्या अंतर होता है। तो देखने को क्या मिलता है, केंद्रीय जो बैंक होती है उसकी संज्ञा किसको दी गई है, आरबीआई को दी गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और केंद्रीय बैंक क्या करती है, छोटी मोटी बैंकों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करती है, और किस तरीके की नीतियाँ बनानी है इन बैंकों के लिए वो केंद्रीय बैंक निर्धारित करती है। और केंद्रीय बैंक की इशारे पर ये सारे के सारे बैंक काम करते हैं, और केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व ज़्यादा होते हैं और छोटे मोटे बैंक उससे लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। यह देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रित रखता है, सब पर नियंत्रण रखने का काम इसी का है। इसका मुख्य उद्देश्य सेवा का लोकहित करना है, लाभ कमाना है, ठीक है, लाभ कमाना इसका एक गौण उद्देश्य है, मतलब लाभ कमाना भी और सेवा करना, दोनों के दोनों उद्देश्य दिखाई देते हैं। यह जनता से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा है। देखो जनता यहाँ पे कोई व्यक्ति जाकर आरबीआई में अपना अकाउंट थोड़ी खुलवा सकता है, वो तो किसी और बैंक में खुलवाएगा, बट अपने आप में वो आरबीआई का मेंबर बन जाएगा, क्योंकि वो जिस बैंक में उसने खाता खुलवाया है वो आरबीआई के सारे पर काम करती है, ठीक है। तो केवल अन्य बैंकों और सरकारों से करता है, अन्य बैंकों से काम करती है और सरकारों से जुड़ी होती है, कौन, आरबीआई बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास वाणिज्यिक बैंक क्या होती है, ये भी आपको समझते हुए चलना है क्या होती है वाणिज्य बैंक। ये बैंकिंग व्यवस्था का एक अंग मात्र होती है और केंद्रीय बैंक के आदेशों का पालन करते हैं। वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं, केंद्रीय बैंक के सारे पर कार्य करते हैं और उनकी नीतियों को समझते हुए कार्य करते हैं। दूसरा आता है, इसके लिए लाभ कमाना प्राथमिक उद्देश्य है। सबसे बड़ा जो इनका उद्देश्य है वो क्या है, लाभ कमाना, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। तभी ये जोखिमपूर्ण तरीके से लोगों को लोन भी दे देते हैं। ये जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, ये लोगों से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। समटाइम ये भी होता है कि जोखिमपूर्ण स्थिति में जब ये लोन दे देते हैं तो समटाइम लोग लोन रीपे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बैंकों को घाटा होता है। फिर जो आपकी केंद्रीय बैंक है इस पूरी की पूरी सिचुएशन को संभालती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या होती है मौद्रिक नीति, ठीक है, और राजकोषीय नीति क्या है। तो पहले समझते हैं राजकोषीय नीति क्या है। देखो राजकोषीय नीति किस चीज़ से जुड़ी हुई है, पूरी राज्य सरकार से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। इस नीति का संबंध सार्वजनिक आय, देखो सार्वजनिक आय से कितनी आय हुई है, व्यय कितना है, ऋण कितना है, बजट कितना है, इन सबसे इसको अंगीकृत किया जाता है। दूसरा देखने को मिलता है निर्धारण क्या है, इसका निर्धारण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा किया जाता है, और इसमें सेंटर की पूरी भूमिका देखने को मिलती है। प्रभाव, यह नीति अर्थव्यवस्था के सभी आर्थिक एजेंटों को प्रभावित करती है, सभी के सभी लोगों को प्रभावित करती हुई दिखाई आपको ये देगी, क्योंकि इसकी जो भूमिका है वो काफ़ी बड़ी मानी गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास संघटक। इस नीति के मुख्य संघटक कर, सार्वजनिक व्यय और घाटे की वित्त व्यवस्था और सरकारी ऋण, ये सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति अर्थ, इस नीति का संबंध मुद्रा की पूर्ति, देखो यहाँ पे ध्यान रखनी सारी चीज़, मुद्रा की पूर्ति से, साख की उपलब्धता से एवं लागत से होता है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका निर्धारण क्या है, इसका निर्धारण केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंक की भूमिका बहुत बड़ी होती है, तो इसका निर्धारण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। फिर आता है इसका प्रभाव क्या है, तो यह नीति मुख्य रूप से उत्पादकों को प्रभावित करती है। जो उत्पादकों कौन आ सकता है, उत्पादकों में बिजनेसमैन भी आ सकते हैं और फार्मर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और एक बैंक की दर को और वैधानिक आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाओं, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, ठीक है। और मार्जिन आवश्यकताएं, साख, रासायनिक और नैतिक दबाव, इन सब की चीज़ों पर भी पूरा का पूरा नियंत्रण देखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है एक छोटा सा प्रश्न है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक अर्थव्यवस्था का उपभोग फलन सी, देखो सी की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, सी इज 100 प्लस 0 प्लस 4y ये दे रखा है, और सी उपभोग व्यय है। सी क्या है ये याद रखना, उपभोग व्यय है क्या, सी उपभोग व्यय है। वाई क्या है, राष्ट्रीय आय है, वाई क्या है, राष्ट्रीय आय है, याद रखनी है। वाई क्या है आपकी राष्ट्रीय आय, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले। फिर और निवेश व्यय कितना दे रखा है, 1100 दे रखा है। चीज़ें आपको पता है गिवन क्या क्या है। फिर निकालना क्या है आपको, राष्ट्रीय आय और संतुलन आय, दो चीज़ें निकालनी है आपको। राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर पर उपभोग व्यय, मतलब दो चीज़ें निकालनी है, फटाफट निकालते हैं। देखो को गिवन है, लिख दिया आपने। निवेश व्यय दे रखा है, आपको पता है। वाई इक्वल्स टू क्या होता है, सी प्लस आई, यानी कि सी प्लस इन्वेस्टमेंट होता है।
और सी क्या है यहाँ पर, सी आपको पता है क्या है, ये उपभोग व्यय है। क्या है, उपभोग व्यय। इसकी वैल्यू क्या है 100 प्लस 0.4y, तो 100.0.4y और व्यय कितना है 1100। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, वाई की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड की चीज़ क्या आएगी यहाँ पर, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आपकी डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका 2000 निकल के आ गया। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है आपकी। फिर c इक्वल्स टू, अब y की वैल्यू कितनी निकाली है आपने यहाँ पर, तो y की वैल्यू निकल के आई है यहाँ पर 2000। ठीक है, 2000 वैल्यू निकल के आई है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको 100 प्लस 0.4, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 2000 है। ठीक है, इस वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन को ईजी करना है ना हमको। फिर क्या आ जाएगा ये आपके यहाँ पर, फिर 100 प्लस 800 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 900। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे देख सकते हैं हम राष्ट्रीय आय का संतुलन कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है। वहीं पर जो राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर पर उपभोग व्यय कितना दे रखा है 900 दे रखा है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अर्थव्यवस्था में बैंक मांग अधिक दूर करने में निम्नलिखित की भूमिका समझाइए। यानी कि बैंक दर की भूमिका समझानी है, खुले बाजार की कार्रवाई समझानी है, दोनों की दोनों चीज़ों को यहाँ पर हमें समझाते हुए चलना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बैंक दर क्या होती है, बैंक दर होती है किस तरीके का आपको ब्याज दर रखना है, और ब्याज दर पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम को क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। ब्याज दर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो मांग अधिक दूर करने के लिए बैंक दर बढ़ा दी जाती है। मान लीजिए अगर आप ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना नहीं चाहते तो सीधी सीधी बात क्या करेंगे आप, ब्याज दर बढ़ा दी जाएगी। जब ज़्यादा ब्याज दर बढ़ा देंगे तो लोग लोन कम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास खुले बाजार कार्रवाई क्या होती है। अब खुली बाजार कार्रवाई क्या है, खुले बाजार की क्रिया से तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की क्रियाओं से है। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से क्रियाएं की जाती हैं। क्या की जाती हैं, क्रियाएं आपकी की जाती हैं। इन सब पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब देखो, खुले बाजार को नियंत्रित करने के लिए सरकार के साथ साथ बैंकों की भूमिका बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इन बाजारों के माध्यम से आम आदमी जुड़ा होता है। जब इन बाजारों के माध्यम से आम आदमी जुड़ा होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ता है, आम आदमी के हिसाब से बैंकिंग सिस्टम को जोड़ना पड़ता है, ताकि हर व्यक्ति बैंक से जुड़ा महसूस करे। ठीक है, तो अधिमांग की स्थिति में केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सहकारी प्रतिभूतियों में बेचता है। अब क्या यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अधिमांग की स्थिति में जो आपकी क्या है, केंद्रीय बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देता है। सरकारी जैसे LIC के कुछ शेयर्स को बेच देते हैं, ताकि अपने क्या किया जा सके, पैसा एक तरीके से प्राप्त किया जा सके अपनी। ठीक है, अधिमांग की स्थिति में केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है। सरकारी प्रतिभूतियां बेचने से वाणिज्यिक बैंकों के पास उपलब्ध नगद राशि कम हो जाती है, इसकी नगद साख निर्माण क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, इससे उनके पास नकदी कम हो जाएगी। जब नकदी कम हो जाएगी तो देखने को क्या मिलेगा आपको, नकदी जब कम हो जाएगी तो आप ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे ये भी होता है कि ये तो चलो मैंने LIC का आपको एग्जांपल दिया, जो क्या करता है, जो आपका वो RBI है, ये इस तरीके की सिचुएशन में करता है। साथ साथ ये भी देखने को मिलता है छोटे छोटे बैंक जो होते हैं आपके, वो क्या कर रहे होते हैं, इनको कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या करना पड़ता है, बैंक जो RBI है उसमें पैसे को जमा करना पड़ता है। जब आप अमाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा जमा कर दोगे अकाउंट में उनके, फिर क्या होगा, आप ज़्यादा लोन बांट नहीं पाओगे। तो इन सिचुएशन को भी समझते हुए चलना है हमें। फिर आता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। देखने को मिलता है वस्तु विनिमय प्रणाली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु के बदले वस्तु देना। यानी कि A सामान है और दूसरा B सामान है, अब इसके बदले में ये सामान देना, और ये व्यक्ति क्या है, इसको कुछ और सामान चाहिए, इसको कुछ और सामान चाहिए, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, सामंजस्य बैठा लेंगे। अब दिक्कत क्या होती है, इसकी सामान की वैल्यू 50 रुपये है, इसके सामान की वैल्यू 500 रुपये है, तो इन दोनों में किस तरीके से सामंजस्य बैठेगा, ये दिक्कत आती है। इसी वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली से कभी भी व्यापार फल फूल नहीं पाता, दिक्कत आती है। अब इसमें दिक्कतें क्या आती है, आवश्यकता के दोहरे संयोग को दिखाता है। मतलब दो व्यक्ति व्यापार जब भी कर सकते हैं जब दोनों को आवश्यकता हो किसी सामान की। ठीक है, सामान्य लेखा इकाई का अभाव होता है, और स्थगित भुगतान के मानक का अभाव, मतलब किस आधार पर किसी चीज़ को मापा जाए, तौला जाए, समझा जाए, उसकी दिक्कत दिखाई देती है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मूल्य संचय का अभाव होता है, मूल्य संचय का अभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय समस्त कारक अदायगी के बराबर क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। देखो, किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय, देखो समस्त अंतिम व्यय पे मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, और समस्त कारक अदायगी, इन दोनों के बीच में आपको थोड़ा संबंध पता होगा तो इनके बीच में उत्तर लिख सकते हैं।
तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय समस्त कारक अदायगी के बराबर होता है, क्योंकि अंतिम व्यय और कारक अदायगी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों के एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। और इसमें कौन कौन से जाते हैं, आपका उत्पादन बाजार और कारक बाजार, दो इसके मुख्य पहलू हैं। इसके क्या है, दो मुख्य पहलू हैं। इन दो मुख्य पहलू के आधार पर इसको क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। पहला मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ कि परिवार फर्मों के कारक साधन जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी जो होता है वो उद्योगियों की सहायता करते हैं, ठीक है, आदि आपूर्ति करते हैं, जिनके बदले में फर्में इन्हें लगान, किराया, मजदूरी, ब्याज देती हैं। इनसे को क्या पता लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। फिर परिवारों को जो आय प्राप्त होती है वो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए फर्मों के अंतिम वस्तु और सेवाएं खरीदती हैं। इस प्रकार उत्पादकों का व्यय लोगों के लिए आय का साधन बन जाता है, ठीक है, उत्पादकों का आय बन जाता है। इनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नाउ एक अर्थव्यवस्था में दो बाजारों की चक्रीय प्रभाव को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। किस तरीके से, पहला आपके सामने आ रहा है कारक सेवाओं का भुगतान, पहला आ रहा है आपका कारक सेवाओं का भुगतान। ये क्या है, कारक सेवाओं का भुगतान। दूसरा आपके पास क्या आ रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान, दो आ रहा है। अब देखो यहाँ से क्या है, उत्पादक क्षेत्र में कोई चीज़ उत्पादित हुई, किसने खरीद ली, गृहस्थ ने खरीद ली। अब गृहस्थ ने एक तरीके से सेवाएं दी, किसको सेवाएं दी, एक किसी फैक्ट्री में, तो देखने को मिला यहाँ पे इसकी आय बनती है और यहाँ पे इन्होंने सामान खरीदा तो इसकी आय बनती है, तो दोनों की आय एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। तो चक्रीय समिति को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से डिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट और एक और प्रश्न करते हैं हम, जब विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, समझाइए क्यों। देखो, जब भी विदेशी मुद्रा जब महंगी हो जाएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा सामान नहीं खरीद पाएंगे। मान लीजिए कि कोई चीज़ 100 रुपये की आ रही थी, अब वही चीज़ 200 रुपये की आ रही है, तो आप क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, क्योंकि आपको उसी सामान की कीमत ज़्यादा अदाई करनी पड़ रही है, तो आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप फालतू वेस्ट कर सकें। इसी वजह से क्या है, आपको सामान कम कम खरीदने लग जाएंगे। तो इसमें ये देखने को मिलता है, जब भी विदेशी मुद्रा क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, जब भी विदेशी मुद्रा महंगी हो जाती है आपकी, तो क्या होता है, आपकी इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ने लग जाती है और सामान आप कम खरीदते हैं। और दूसरी बात क्या है, वहीं पे वो सस्ती हो जाएगी तो क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर ही सस्ती हो जाएगी तो ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे। जब विदेशी मुद्रा सस्ती हो जाती है तब हम अपनी मुद्रा के प्रति इकाई के बदले में अधिक डॉलर प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर प्राप्त कर सकते हैं। और जब ज़्यादा डॉलर प्राप्त कर सकते हैं तो हमारा एक तरीके से मुद्रा के लिए मांग बढ़ती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जब विदेशी मुद्रा सस्ती हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है, क्रय विक्रय शक्ति यानी कि खरीदना और बेचना काफ़ी आसान हो जाता है और आपको ज़्यादा मुनाफा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसके आधार से और चीज़ समझ सकते हैं, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, विदेशी विनिमय की मात्रा दे के रखी हुई, यहाँ पे विदेशी विनिमय दर दे के रखा हुआ, दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जब वो कम होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर होता चला जाएगा, और जब वो महंगी होगी तो नीचे आता चला जाएगा। इस तरीके से बायोग्राफ की मदद से समझा जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं और बाह्य आघातों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार की मुद्रा पूर्ति को स्थिर करती है। देखो, हर देश, भारत नहीं, सारे के सारे देशों का काम क्या होता है, अपनी खुद की करेंसी को बचा के रखना। कैसे, अगर आप अपनी खुद की करेंसी को ज़्यादा बचाएंगे नहीं तो देखने को क्या मिलता है, जो डॉलर है वो ज़्यादा प्रभावी होता रहेगा और आपकी करेंसी वीक होती रहेगी। जब आपकी करेंसी वीक होती रहेगी तो देखने को क्या मिलेगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ती चली जाएगी और व्यापक बेरोजगारी के साधन देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं क्या किस तरीके से मेजर्स लेती हैं। तो केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरणों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आता है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दो आते हैं आपके पास, ठीक है। मात्रात्मक उपकरण साख की कुल मात्रा को प्रभावित करता है, ये साख की कुल मात्रा को प्रभावित करता है, अर्थात ये साख की कुल मात्रा को बढ़ाते अथवा घटाते हैं, जबकि गुणात्मक उपकरण साख की दिशा को प्रभावित करते हैं, जबकि साख की दिशा को प्रभावित करते हैं। अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव है तो साख को संकुचित किया जाता है। यदि अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी है तो अपस्फीतीकरण दबाव डाला जाता है। देखो, आर्थिक मंदी है तो अपस्फीतीकरण किया जाएगा और नहीं है तो आपका स्फीतिकारी किया जाएगा। तो दो चीज़ें करी जाती हैं अर्थव्यवस्था के आधार पर।
अब यहाँ पे समझ लेते हैं किस तरीके से। देखो, मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है, एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। मात्रात्मक में बैंक दर आती है आपकी, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद आरक्षित अनुपात और संवधिक तरलता अनुपात, ठीक है। और सीमांत आवश्यकता, साकी रासायनिक और नैतिक प्रभाव, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं, इनको आपको ध्यान से एक बार रीड कर लेना है और याद भी करना है आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरकारी बजट के विभिन्न संघटकों की विविध व्याख्या की। देखो, सरकारी बजट बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये कौन करता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो सरकारी बजट आपका लेके आते हैं। तो सरकारी बजट में अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उनमें ध्यान से बजट का आवंटन किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जा सके, ठीक है। तो सरकारी बजट को ध्यान से देखते हैं। तो सरकारी बजट ये रहा आपका, इसमें राजस्व बजट और पूंजीगत बजट देखने को मिल रहा है। तो राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय, मतलब आपने कहाँ कहाँ क्या क्या प्राप्त किया और कितना आपने व्यय किया, ठीक है। आप व्यय क्यों करते हैं, ताकि आपको रिटर्न मिल सके, ज़्यादा आपको फायदा हो सके। तो क्या देखने को मिलता है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व व्यय, योजनागत राजस्व व्यय, गैर योजनागत राजस्व व्यय। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इसमें पूंजीगत प्राप्तियां में उधार और विनिवेश, और पूंजीगत व्यय में योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आपको क्या कर लेना है, एक बार रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन बी, इंडियन इकोनॉमी से आ जाता है। अब हम पहला प्रश्न आता है कि उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसके सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान सबसे अधिक विश्वसनीय है। तो वी के राव, ठीक है, वी के राव। नेक्स्ट आता है हमारे पास शिक्षा पर व्यय का डैश एक साधन है। तो क्या है, मानव पूंजी का। किसका, मानव पूंजी का। नेक्स्ट आता है हमारे पास गेट का अर्थ है। गेट का अर्थ क्या है, व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली का पालन किया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का पालन किया जाता है। मानव विकास सूचकांक कौन बनाता है, तो संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉलम दे रखा है, घटनाएं दे रखी हैं। तो देखने को क्या मिलता है हमें, आंशिक परिवर्तनीयता, ठीक है, और नीचे दिया है गैर सीमा शुल्क अवरोध, वित्तीय क्षेत्र और प्रशुल्क में कमी, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, आरबीआई द्वारा नियमित एवं नियंत्रित। अब यहाँ पे तो देखने को क्या मिलता है आपका, इसका आ जाएगा ये, यानी कि बाजार कीमत पर विदेशी करेंसी को खरीदना एवं बेचना। और इसका आ जाएगा आपका कोटा अवरोध, ठीक है। और वित्तीय शुल्कों में कमी, तो क्या हो जाएगा आपका प्रतिस्पर्धा का उत्साह। अब हम दो से ही कर सकते हैं, दो से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए का फोर्थ करा है हमने, है ना, ए का थर्ड है, ए का थर्ड है, गलती से हो गया है। ए का कौन सा है हमारा, फोर्थ है, ठीक है। ए का आपका फोर्थ है और इसका आपका थर्ड है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें हमारा, इसमें आ जाएगा हमारा ठीक है। तो इसमें हमारा आ जाएगा नेक्स्ट, नीचे ही है, तो हमारा आ जाएगा इसमें फोर्थ, यानी कि डी वाला, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मानव पूंजी दृश्य होती है और किसी भी वस्तु की भांति बाजार में बेची जा सकती है। और दूसरा कथन है मानव पूंजी समाज के लिए निजी एवं सामाजिक लाभ सृजित करती है, ठीक है, निजी और सामाजिक लाभ सृजित करती है। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, इसका ऑप्शन आएगा कथन ए असत्य है और कथन दो सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। श्रम आपूर्ति को काम के मानव घंटों के रूप में मापा जा सकता है और श्रम आपूर्ति का अनुमान मजदूरी दर के संबंध में नहीं लगाया जाता। तो कौन सा आएगा यहाँ पर हमारा, कथन ए और कथन दोनों असत्य हैं, दोनों के दोनों आपके क्या है, असत्य हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट
निम्नलिखित में कौन सा पूर्ति मांग उत्करण का मुख्य कारक है? तो आपका आएगा जनसंख्या में वृद्धि। क्या आएगा? जनसंख्या में वृद्धि। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, अभिकथन ए और कारक आर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आप सही चयन करना है। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनकी पूर्ति की जा सकती है और जिनकी समाप्ति और अवक्षय प्रयोग करने से नहीं होता। और आर दे रखा है आपका, महासागरीय धाराएं, गिरता जल, नवीकरणीय संसाधन के उपयोग, तो दोनों के दोनों सत्य हैं आपके। ठीक है, दोनों के दोनों सत्य और आर इसका सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट में आ जाता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, अभिकथन ए और कारण आर, ये भी असर्शन वाला क्वेश्चन है हमारा। तो नई आर्थिक नीति ने सरकार द्वारा विनिवेश को प्रोत्साहित किया है। और दूसरा बता रखा है आपका आर, नई आर्थिक नीति के कारण सरकार की मौद्रिक नीति गंभीर तनाव में आ गई है। तो इसका कौन सा आएगा आपका? इसका हमारा नीचे ही है, सॉरी। हाँ, तो अभिकलन ए सही है, लेकिन जो इसका कारण आर है वो सही नहीं है, तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा हाँ, निर्धनता की विशेषता पर चर्चा कीजिए। ये दृष्टिवादी छात्रों के लिए हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, शिक्षा और साक्षरता के बीच में क्या अंतर है? शिक्षा और साक्षरता के बीच में क्या अंतर है? तो देखने को मिलता है शिक्षा और साक्षरता में अंतर यह है कि शिक्षित व्यक्ति साक्षर हो सकता है, लेकिन साक्षर व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना एक लंबा प्रोसेस होता है, वहीं पर साक्षर होना एक सामान्य कौशल है। कुछ बहुत बड़ा कौशल नहीं है, नाम लिख लेना या पढ़ लेना कुछ बहुत बड़ा कौशल नहीं है, बट ये अलग आता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमें देखना है, शिक्षा जो शिक्षा है आपकी ये साधारण कौशल है, वहीं पे साधारण कौशल नहीं है, वहीं पे जो आपका साक्षरता है वो एकदम साधारण कौशल है। तो सभी शिक्षित लोग साक्षर हो सकते हैं, परंतु साक्षर लोग शिक्षित नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत ने योजना को क्यों चुना? क्योंकि देखने को मिलता है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के पास बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिससे उसको निपटना था, क्योंकि इन्हीं सभी परेशानियों से हमें ये देखने को मिलता है कि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम है, और किसानों के पास ज़मीन नहीं है, और जमींदारी सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा था। तो इससे किसानों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि हमें गरीबी और बेरोजगारी को न्यूनतम करना है और अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक पटल पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता दिखाई देती है। इसी वजह से भारत ने क्या किया, योजनाओं को सबसे ज़्यादा आगे लेके आए हैं। ठीक है, योजना इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण बन के उभरी। नेक्स्ट आता है, विश्व व्यापार संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करिए। देखो, विश्व व्यापार संगठन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये छोटे जो देश होते हैं उनको व्यापार के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करता है, और इसमें ये भी देखने को मिलता है कि जो विश्व व्यापार संगठन है वो छोटे देशों को थोड़ी सी वरीयता देता है, उनको टैक्स में थोड़ी सी छूट मिलती है। इस वजह से हमें ये थोड़ा सा ध्यान में देना है। तो 1948 में गेट व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता 23 देशों के संस्थापक सदस्यों के बीच में होता है, और ये बहुपक्षीय वार्ता होती है आपकी। इसकी जो स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को होती है। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो सभी लोगों में व्यापार को प्रोत्साहित करना और छोटे देशों को वरीयता देना इसका मुख्य उद्देश्यों में से एक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जीएसटी की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो वस्तुओं के निर्माण पर कर की वर्तमान अवधारणा के विरुद्ध वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर जीएसटी लागू किया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका, यह मूल्य आधारित कर की वर्तमान अवधारणा के विरुद्ध आधारित होता है। फिर होता है, जीएसटी दोहरा कर होगा केंद्र द्वारा लगाए गए जीएसटी को सीएसटी, यानी सी किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, सेंटर को, और वहीं पे एसजीएसटी स्टेट को, यानी एस किसको इंडिकेट कर रहा है, एस को कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों जीएसटी कर को लगा सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, करप्शन ज़्यादा नहीं होगा। तो यह कर वर्तमान में केंद्र द्वारा लगाए गए, ठीक है, क्या है, ये वर्तमान में केंद्र द्वारा लगाए गए और वसूले जाते हैं सरकारों के इन दोनों के द्वारा। तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क है, सेवा और केंद्रीय बिक्री कर, इन सब में ये लगाया जाता है, जिसको आप जीएसटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अथवा वाला प्रश्न है।
स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को किस तरीके से बदला गया, उसमें क्या क्या मेजर्स लिए गए। तो देखने को क्या मिलता है, भूमि जो भू सीमाएं हैं उसको क्या किया गया, निर्धारित किया गया कि सभी लोगों को एक प्रॉपर क्या मिल सके, एक लैंड मिल सके, और किसानों को भूमि का स्वामित्व दिया जा सके, क्या कि भूमि का स्वामित्व यानी उनको मालिक बनाया जा सके, और जमींदारी प्रथा को बंद किया गया, और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया ताकि उनको क्या हो, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा के अपनी गरीबी को दूर कर सके। ये सारे के सारे मेजर्स में लिए गए। और 32 प्रश्न आता है हमारे पास हरित क्रांति क्या है, इसकी सफलता एवं आलोचनात्मक विवरण करना है, इसकी सफलता भी बतानी है, आलोचनात्मक विवरण भी करना है। तो हरित क्रांति में ये देखने को मिलता है कि पूरे के पूरे देश में हरित क्रांति लागू नहीं हो पाई, और हरित क्रांति से क्या होता है, आपकी उत्पादक सत्ता बढ़ जाती है, और आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके अपनी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा सकते हो। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि कुछ जैसे वीट है, बाजरा, जैसे गेहूं है, बाजरा और चावल, इन्हीं की फसल में आपको उत्पादकता देखने को मिलती है, बाकी फसलों में उत्पादकता देखने को नहीं मिली। और दूसरी बात ये है कि पंजाब देख लो और हरियाणा देख लो और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन्हीं में इसको ज़्यादा फैलाया गया, पूरे के पूरे देश में इसको नहीं फैलाया गया। देखने को मिलता है कुछ इसकी कमियाँ भी रही हैं हरित क्रांति की, ठीक है। हरित क्रांति की कुछ कुछ कमियां भी रही हैं। तो हरित क्रांति जैसे कि मैंने बताया, ये इसमें कुछ कुछ कमियां रही जो आप रीड करेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। फिर आता है आपके पास हरित क्रांति के नुकसान क्या थे। तो हरित क्रांति का नुकसान ये था कि गेहूँ और चावल और ज्वार की, बाजरा, इन सब की जो फसलें थी उसी को ज़्यादा उगाया गया, तो बाकी फसलों को उगाया नहीं गया था, ठीक है, इन फसलों को उगाया नहीं गया था, ठीक है। और HYV जो सीड्स है उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, ये जो आपकी उर्वरकता है उसमें भी कमी देखने को मिल रही थी, उर्वरकता में भी कमी आपको देखने को मिल रही थी। ब्रिटिश शासकों द्वारा रेलवे निर्माण और विकास का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखने को क्या मिलता है कि रेलवे की वजह से जो अकाल जैसी स्थिति उसमें आपको परेशानियों से निपटारा मिला। और दूसरा ये देखने को मिलता है प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, और लोगों को जो खाद्य सामग्री है उसकी भी उपलब्धता बढ़ती चली गई, और नए नए अवसर लोगों को प्राप्त हुए। लेकिन रेलवे का निर्माण भारतीयों को शोषण करने के लिए किया गया था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पहुंच बढ़ाना चाहते थे। तो ये पॉइंट्स भी आप रीड आउट करेंगे। हाँ, अब आता है रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण लगाता है। तो 3-4 तरीके हैं उसके थ्रू लगाता है। तो पहला आता है नगद आरक्षित अनुपात, इसको आप CRR कहते हो। दूसरा आता है आपके पास वैधानिक तरलता अनुपात, इसे आप SLR कहते हो। दूसरा रेपो रेट कहते हो। खुले बाजार की क्रियाएं आदि, इन सबसे क्या करता है, उन बैंकों को नियंत्रित करता है ताकि क्या ना बढ़ सके, महंगाई ना बढ़ सके। लास्ट प्रश्न आता है हमारे पास, शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है, क्योंकि हमें ये देखने को मिलता है शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से किसी भी देश को कौशलपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, और उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। अब देखने को मिलता है धीमा आर्थिक विकास, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि एक मौसमी व्यवसाय और सिंचाई सुविधा में कमी, ठीक है। तो ये हमारा एक अलग प्रश्न है, इसका आंसर क्वेश्चन यहाँ नहीं है, आई होप, पर आप चिंता नहीं करें, मैं समझा देता हूँ। इसमें क्वेश्चन क्या है कि भारत में बेरोजगारी के क्या क्या कारण है। तो भारत में बेरोजगारी के कारण धीमा आर्थिक विकास है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, और कृषि का एक मौसमी व्यवसाय और सिंचाई सुविधाएं। ये क्या है, आपको रोजगार भारत में उपलब्ध क्यों नहीं, उसके कारण ये हैं। और शिक्षा के माध्यम से तुम क्या कर सकते हो, रोजगार को बढ़ावा भी दे सकते हैं। तो दोनों के दोनों प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और ये उत्तर आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणाली में आपकी उत्पादन प्रणाली आ जाती है, उत्पादन प्रणाली, संसाधन आवंटन की प्रणाली, तथा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण की प्रणाली। तीनों की तीनों प्रणाली आपकी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, किसमें, आर्थिक प्रणालियों में, ठीक है, आर्थिक प्रणालियों में बहुत ज़्यादा सहायता करती है, ठीक है। ये हमारा सैम्पल पेपर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या कर लिया, कवर अप कर लिया है। कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ आया होगा।